जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर व्हाट्सएप से जुड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल हम मैसेज भेजने, तस्वीरें शेयर करने और कॉल के लिए करते हैं। व्हाट्सएप जैसे हमारी आदत में शामिल है क्योंकि इससे सहूलियत होती है। लेकिन क्या ये मैसेजिंग ऐप हमारी गोपनीयता में सेंध लगा रहा है? ट्विटर के एक इंजीनियर ने शिकायत की है कि जब वो फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तब भी व्हाट्सएप उनके माइक्रोफोन को यूज कर रहा था, यानी चुपके से उनकी बातचीत सुनने की कोशिश थी। ट्विटर पर की गई शिकायत के बाद दुनिया भर में व्हाट्सएप चर्चा में है, क्योंकि मुद्दा हमारी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि हम भी इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। सुबह आंख खुलते ही नजर व्हाट्सएप पर जाती है और देर रात तक व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल का सिलसिला चलता रहता है। हालत ये है कि इसके बगैर रोजमर्रा की जिंदगी जैसे ठप पड़ जाती है, क्योंकि घर से लेकर दफ्तर तक तमाम बातें व्हाट्सएप के जरिए ही की जा रही है। दोस्तों से कुछ शेयर करना हो या उनसे बात करनी हो, इसके लिए व्हाट्सएप दुनिया भर में सबसे आसान और लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बन गया है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि व्हाट्सएप चुपके से हमारी बातें सुन रहा है? यानी जब हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हों, अपने फोन का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हों, तब भी व्हाट्सएप चुपचाप हमारी बातें तो नहीं सुन रहा। असल में एक यूजर ने ट्वीट करके सबूत के साथ इस बात की शिकायत की है कि जब वो सो रहे थे, व्हाट्सएप उनके फोन का माइक्रोफोन यूज कर रहा था। ये आरोप गंभीर है क्योंकि ये हमारी प्राइवेसी से जुड़ा है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप पर चुपके से बातें सुनने की शिकायत कैसे सामने आई है। ट्विटर में इंजीनियरिंग डायरेक्टर फॉद डावरी ने एक ट्वीट किया और बताया कि जब वो सो रहे थे, तब भी व्हाट्सएप उनके फोन का माइक्रोफोन यूज कर रहा था। उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिससे पता चलता है कि व्हाट्सएप किस वक्त उनके फोन का माइक्रोफोन यूज कर रहा था। इस बात की चर्चा पहले से होती रही है कि गूगल और फेसबुक बैकग्राउंड में हमारी बातें सुनते हैं, यानी जब ये ऐप्स यूज नहीं हो रहे हों, तब भी हमारी बातचीत सुनी जा सकती है। और दलील दी जाती है कि इसीलिए हमें ऐसे ऐड दिखते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे होते हैं। लेकिन बातें सुनने का यही आरोप व्हाट्सएप पर लगा है, और वो भी सबूत के साथ। इसलिए दुनिया भर में इसे लेकर चर्चा है। जाने माने उद्योगपति और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने डबरी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि व्हाट्सएप पर यकीन नहीं किया जा सकता। उधर डाबरी का ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया और करोड़ों लोगों ने उसे देख लिया। इसके बाद व्हाट्सएप की तरफ से सफाई आई। ट्वीट करते हुए कहा गया कि व्हाट्सएप पोस्ट करने वाले ट्विटर इंजीनियर के संपर्क में है और दलील दी गई कि ऐसा एंड्रॉयड बग की वजह से हुआ है। कंपनी ने ये भी कहा है कि वो गूगल के साथ संपर्क में है और डेवलपर्स इसका समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने यूजर्स की गोपनीयता को हर हाल में बनाए रखने का दावा करते हुए कहा है कि यूजर्स का अपना माइक्रोफोन सेटिंग्स पर पूर्ण नियंत्रण है और जब यूजर्स माइक्रोफोन का उपयोग करने की अनुमति देते हैं, तो व्हाट्सएप केवल कॉल करते समय या वॉइस नोट्स या वीडियो रिकॉर्ड करते समय ही इसका उपयोग करता है और सभी तरह की बातचीत एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है। व्हाट्सएप उन्हें नहीं सुन सकता। लेकिन ये व्हाट्सएप का दावा है, जबकि सिर्फ डाबरी ही नहीं बल्कि ट्विटर पर कई लोगों ने माना है कि जब वो फोन यूज नहीं कर रहे थे, तब भी उन्होंने पाया कि व्हाट्सएप का माइक्रोफोन उनकी बातें सुन रहा था। इसलिए इस मामले ने तूल पकड़ ली है और भारत में भी सरकार इसे लेकर गंभीर हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट किया कि ये गोपनीयता का उल्लंघन है तो कतई स्वीकार्य नहीं है। हम तुरंत इसकी जांच करेंगे और निजी जानकारी की गोपनीयता के किसी भी उल्लंघन पर कार्रवाई करेंगे। भारत में व्हाट्सएप यूजर्स की संख्या करीब 50 करोड़ है। इससे समझा जा सकता है कि व्हाट्सएप की पहुंच कितनी है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर मैसेज के अलावा वॉइस मैसेज और कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है, जिसके लिए ऐप में माइक्रोफोन की परमिशन देनी पड़ती है। लेकिन क्या इस परमिशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है? क्या हमारी गोपनीयता में सेंध लगाई जा रही है?
ये गंभीर सवाल है जिसका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा, लेकिन तब तक सावधान और सतर्क रहना जरूरी है। दोस्तों और रिश्तेदारों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। जहां तक भारत की बात है, व्हाट्सएप से जुड़ा ये अकेला मसला नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में व्हाट्सएप की सर्विस 2 घंटे के लिए बाधित रही थी और इधर पिछले कुछ दिनों से यूजर्स को इंटरनेशनल नंबर से फ्रॉड कॉल आ रहे हैं। अब चुपके से बातचीत सुनने की शिकायत सामने आने के बाद व्हाट्सएप पर सवाल उठे हैं। वैसे आप व्हाट्सएप को माइक्रोफोन और कैमरा जैसी परमिशन जो आपने दे रखी है वो फोन की सेटिंग में जाकर रिमूव कर सकते हैं, लेकिन क्या इसकी जरूरत है? व्हाट्सएप से जुड़े इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने बात की साइबर एक्सपर्ट अनुज दुबे से। ये अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हम किसी टॉपिक पर बातचीत कर रहे हों, उससे रिलेटेड कैंपेन शुरू हो जाती है आपके लिए, आपको उस तरह के एडवर्टीजमेंट आने शुरू हो जाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके फ़ोन में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो माइक्रोफोन का एक्सेस लेकर बैठी होती हैं। वो लगातार आपको सुन रही होती हैं और वॉइस सैंपल्स को प्रोफाइलिंग में यूज़ करती हैं कि आप किस तरह की चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और उस तरह से आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह पुश किए जाते हैं। उसमें फेसबुक भी शामिल है, उसमें बहुत सारी और एप्लीकेशंस हैं जो माइक्रोफोन का एक्सेस लेकर बैठती हैं। अभी चौंका देने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप भी यही करता पाया गया है। व्यक्ति जब व्हाट्सएप यूज ही नहीं कर रहा है, वो सो रहा है, उस समय भी व्हाट्सएप ने उसके माइक्रोफोन का एक्सेस लेकर वॉइस सैंपल्स रिकॉर्ड किए हैं, और ये आप क्लियरली उस लॉग में देख सकते हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर चूंकि लोग बहुत भरोसा करते हैं, प्राइवेसी को लेकर बहुत कॉन्शियस है व्हाट्सएप और उस तरह की दलीलें देता है, अब इस लॉक के बाद ये एक्सपोज हो गया है कि व्हाट्सएप भी आपको सुन रहा होता है हमेशा। तो ऐसे लोग जो व्हाट्सएप ही सिर्फ यूज करते हैं और फेसबुक या कोई दूसरी तरह की एप्लीकेशन इसलिए यूज नहीं करते ताकि वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकें, उनके लिए भी खतरा है। और उनकी भी जो वॉइस सैंपल्स हैं प्रोफाइलिंग में यूज हो रही हैं, बाहर जा रही हैं, उनकी सेंसिटिव बातें भी बाहर जा सकती हैं। तो ये डेफिनेटली एक बड़ा खतरा है। ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से ये उम्मीद नहीं की जा सकती जो कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड और प्राइवेसी को लेकर बहुत दलीलें देता हो और अपने आप को अलग दिखाता हो। उस समय यदि ऐसा लॉग मिलना, ये व्हाट्सएप के लिए भी खतरनाक है और बाकी लोगों के लिए भी, एंड यूजर के लिए भी, जो ये मान के चलते थे कि व्हाट्सएप पर यदि वो बात करते हैं तो सेफ है, या बस व्हाट्सएप यदि उसके सराउंडिंग्स में मूव भी नहीं हो रहा और उस समय उनको सुन रहा होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी वो विश्वास नहीं कर सकते। तो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सेंसिटिव हमारी डिस्कशंस होते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं लीक होने की संभावना रहती है। अगली खबर व्हाट्सएप पर आने वाली इंटरनेशनल कॉल से जुड़ी हुई है, जो और कुछ नहीं बल्कि साइबर क्रिमिनल्स का नया हथियार है। विदेशी कोड के साथ ऐसे फोन कॉल्स इन दिनों लगातार आ रहे हैं। इनके जरिए लोगों को नौकरी का और मोटी कमाई का झांसा दिया जा रहा है, लेकिन अगर एक बार आप इनके चक्कर में आ गए तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसे भी लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सुबह से लेकर रात में सोने तक व्हाट्सएप के बगैर हमारा काम नहीं चलता। दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि दफ्तर के मैसेज व्हाट्सएप के जरिए मिलते हैं। जान पहचान के लोगों के व्हाट्सएप मैसेज या कॉल तो नॉर्मल बात है, लेकिन खटका तब लगता है जब किसी इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल नंबर वाली ये कॉल बस कुछ लोगों के फोन पर आ रही है। हो सकता है कि ये कॉल आपके या आपके जान पहचान के किसी शख्स के फोन पर भी आई हो। पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप पर ऐसे बेहिसाब फोन आ रहे हैं। लोग हैरान हैं क्योंकि इसका मतलब उनकी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपको बता दें कि व्हाट्सएप कॉल एक स्कैम है, जिसमें फंसे तो मेहनत की कमाई हवा हो सकती है। ये फर्जीवाड़ा आपके साथ न हो, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए हो रहा ये स्कैम क्या है। व्हाट्सएप यूजर्स को इंटरनेशनल कोड वाले नंबर से फोन आते हैं। ज्यादातर कॉल इथोपिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, केन्या और वियतनाम से आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक असल में ये कॉल विदेशों से नहीं बल्कि देश से ही की जा रही है, क्योंकि खबर के मुताबिक कुछ एजेंसियां ये विदेशी नंबर लोगों को बेच रही हैं, जिसे हासिल करके साइबर क्रिमिनल लोगों को टारगेट कर रहे हैं और नौकरी का झांसा देकर उनको चूना लगाने की कोशिश है। व्हाट्सएप पर इंटरनेट के जरिए विदेशी नंबरों से फ्री में कॉल किया जा सकता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसे नंबर पर बात करने से क्या होगा।
तो जान लीजिए कि आपको आसानी से मोटी कमाई या शानदार नौकरी का ऑफर दिया जाएगा। इसके लिए पहले एक टास्क पूरा करने को कहा जाएगा। टास्क पूरा करने पर कुछ इनाम भी मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप स्कैमर्स के जाल में फंसते चले जाएंगे और अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धो बैठेंगे। जरूरी नहीं फोन ही आए, बल्कि आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा जा सकता है। मुझे 1 महीने पहले आया था मैसेज, 2 जगह से आया था मैसेज। ये आया था कि आप इसे फॉरवर्ड करेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो फर्स्ट आपको 150 मिलेगा। उसके बाद अब करेंगे तो फिर ये पेमेंट बढ़ता जाएगा। फिर उन्होंने बहुत बार फोर्स किया, रात को मैसेज कर रहे हैं, दिन को कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं। फिर उन्होंने जबरदस्ती मेरे को बोल के टेलीग्राम पे ऐड करवा लिया। मुझे स्क्रीनशॉट भेजे लोगों के कि हमने देखो इतने सारे लोगों को हमने पैसे भेजे हैं। उन्होंने डिटेल मांगी मेरी कि इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल मांगी और कुछ और भी उन्होंने डिटेल मांगी जो पर्सनल डिटेल थी मेरी। इसलिए फिर मैंने डिनाई कर दिया कि मैं नहीं दूंगा आपको। व्हाट्सएप पर अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज ऑनलाइन फर्जीवाड़े के नए हथियार हैं। ऐसे संदेश ज्यादातर लड़कियों के नाम पर आते हैं और मैसेज या कॉल करने वाला खुद को किसी कंपनी का मार्केटिंग अधिकारी या एचआर बताता है। बातचीत में घर बैठे रोजाना 5 मिनट काम करने के लिए 500 से लेकर 10,000 तक के भुगतान का झांसा दिया जाता है। और अक्सर ये काम होता है यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़ाना या वीडियो लाइक करना। जैसे ही कोई पहला टास्क पूरा करता है, उसे व्हाट्सएप की बजाय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम से जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस ऐप पर मैसेज भेजने वालों को ट्रेस करना बेहद मुश्किल होता है और इसीलिए साइबर फ्रॉड में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। एक बार झांसे में आने के बाद स्कैमर्स पैसे डालने के नाम पर आपका बैंक डिटेल ले सकते हैं या फिर आपको क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का झांसा देकर भी आपकी गाढ़ी कमाई उड़ा सकते हैं। इसलिए इंटरनेशनल नंबर से आने वाले व्हाट्सएप कॉल या नौकरी वाले मैसेज से सावधान रहें और अपने घर वालों और दोस्तों को भी सतर्क करने के लिए हॉर्न बजाएं। इस रिपोर्ट को लाने का हमारा एक मकसद है और मकसद ये है कि आप इस तरह जागरूक रहें, अनजान नंबरों पर जवाब ना दें। अगर कोई आपसे आपकी अकाउंट डिटेल्स मांगता है तो उसे साझा ना करें। कोई रैंडम लिंक भेजता है, वेब लिंक भेजता है, उसे क्लिक ना करें और पूरी तरह से सजग रहें। ये विशेष रिपोर्ट लेकर दिल्ली से गिरीश के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। अगली खबर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, जिसका गलत इस्तेमाल शुरू हो चुका है। वैसे तो एआई को मानव इतिहास का सबसे जबरदस्त आविष्कार बताया जा रहा है। इससे दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन लगे हाथ कई जानकार मान रहे हैं कि एआई इंसानों के लिए ही चुनौती बन सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी आशंका इसके गैर कानूनी और खतरनाक इस्तेमाल से जुड़ी है। अमेरिका में एआई के जरिए एक लड़की की आवाज तैयार की गई और उसकी मां से फिरौती की रकम मांगी गई। तो चीन में फेक न्यूज और पिक्चर बनाकर ट्रेन हादसे की खबर फैलाई गई। यकीनन एआई नई संभावनाओं से भरा है, लेकिन इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना भी जरूरी है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी वो तकनीक जो एक तरह से चमत्कार है, जिसके जरिए हर जवाब और हर समाधान हासिल किया जा सकता है और जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये इंसान और मशीन के बीच का फर्क खत्म कर देगी। लेकिन इससे जुड़े खतरे भी हैं, इससे जुड़ी चिंताएं भी हैं। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैट जीपीटी को एक क्रांति माना जा रहा है, जो आने वाले दिनों में दुनिया की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि इसके जरिए किसी भी सवाल का जवाब मिल सकता है और दुनिया भर के डेटा का विश्लेषण करके पलक झपकते नई चीज बनाई जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी की आवाज के सैंपल से उसकी पूरी बातचीत तैयार की जा सकती है और वो भी इतनी सटीक कि फर्क करना मुश्किल हो जाए। लेकिन इसी तकनीक का इस्तेमाल करके अमेरिका में एक मां को उसकी बेटी को अगवा करने की धमकी दी गई और सबूत के तौर पर बेटी की आवाज सुनाई गई। यानी इस तकनीक का आपराधिक इस्तेमाल भी हो सकता है और इसलिए इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है।
आपको बताते हैं कि अमेरिका के एरिजोना में रहने वाली जेनिफर डिस्टेफनो के साथ क्या हुआ। जेनिफर के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन उठाते ही उन्हें उनकी 15 साल की बेटी की आवाज सुनाई दी। इसके बाद एक शख्स की आवाज आई जिसने कहा कि जेनिफर की बेटी उसके कब्जे में है और अगर वो उसे बचाना चाहती है तो $1 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ रुपए दे। फोन पर पीछे से जेनिफर की बेटी की आवाज आ रही थी जो मदद की गुहार लगा रही थी। जेनिफर ने कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आरोपी $50,000 पर मान गया। फोन पर बेटी की आवाज सुनते ही जेनिफर का घबराना लाजमी था। उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वो किसी बदमाश के कब्जे में है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हकीकत में जेनिफर की बेटी पूरी तरह सुरक्षित थी और अपने दोस्तों के साथ थी। जेनिफर ने बेटी के दोस्तों को फोन लगाया तो पता चला कि वो बिल्कुल ठीक थी और अपने स्की ट्रिप के मजे ले रही थी। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि फोन पर उसके रोने की आवाज जेनिफर को हूबहू अपनी बेटी की तरह लगी, यानी माँ को एक बार भी उसकी आवाज पर शक नहीं हुआ। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है और इसके ऐसे ही आपराधिक इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई जा रही है। जेनिफर के किए गए फोन की जब जांच हुई तो पता चला स्कैमर्स ने एआई का इस्तेमाल करके जेनिफर की बेटी की आवाज बनाई थी। हो सकता है कि स्कैमर्स ने उसके पब्लिक इंटरव्यूज से उसकी आवाज के सैंपल लिए हों। देखने वाली बात है कि जेनिफर से पैसे ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें किडनैपर्स से मिलना था। हो सकता था कि जेनिफर जैसे ही मिलती उनको अगवा कर लिया जाता। यानी एआई तकनीक से आपके घर वालों की आवाज बनाकर आपको धोखा दिया जा सकता है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए जहां एक तरफ तमाम बड़ी टेक कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में जुटी हैं, वहीं इसके इस्तेमाल से धोखाधड़ी का खतरा मंडरा रहा है। चीन में भी फर्जीवाड़े का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। गांसू राज्य में एक आदमी ने चैट जीपीटी के इस्तेमाल से ट्रेन हादसे की झूठी खबर बनाई और दावा किया कि इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले भी उसने चैट जीपीटी के जरिए फेक स्टोरी बनाकर ऑनलाइन ब्लॉग्स पर डाली थी। चीन में चैट जीपीटी पर बैन है और एआई के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कड़ा कानून बनाया गया है। दलील है कि एआई के जरिए झूठी खबरें बनाई और फैलाई जा सकती हैं। भारत में भी चैट जीपीटी और एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए जरूरी है कि इसके साइड इफेक्ट को लेकर सावधान रहा जाए और सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुछ दिन पहले गॉडफादर ऑफ एआई कहे जाने वाले जेफरी हिंटन ने गूगल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद हिंटन ने कहा कि उन्हें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि जिस तकनीक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उन्होंने लंबे समय से काम किया, उससे आने वाले समय में दुनिया को बड़ा खतरा होने वाला है। इसी तरह चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन भी एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। एलन मस्क समेत कई टेक दिग्गजों ने एआई के लिए गाइडलाइंस तय करने की मांग की है, यानी कि एआई के जरिए जहां विशाल संभावनाएं हैं, वहीं कई आशंकाएं भी जुड़ी हैं। इसे समझने के लिए हमने बात की साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल से। एक आदमी ने एआई के जरिए अपनी आवाज बदल के किडनैपिंग की और उस पूरे किडनैपिंग को अंजाम दिया, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसे क्राइम का ये तरीका यूजिंग एआई कितना डेंजरस है? देखिए, आज के दौर में मैं कहूँगा एआई रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है और ऐसे कई सारे केस अब आएंगे, क्योंकि अब हो क्या रहा है, जैसी एआई
रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई है, तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग एआई के यूज़ ला रही हैं। हमें एआई के काफ़ी फ़ायदे तो दिखते हैं कि आपका काम आसान हो जाता है, कई चीज़ें आती हैं, कई एआई ऐसे भी है जो आपकी आवाज़ बदलते हैं। लेकिन हम इंसानों की हम कह सकते हैं हमारी फितरत है कि हम जो उसके नुकसान हैं वो नहीं देखते। तो इस केस में भी हमने देखा कि कैसे आवाज़ बदल के आप बहुत अच्छे काम भी हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ बुरे काम का भी मतलब आप काफ़ी अंजाम उनको दे सकते हैं। और आखिरकार ये अभी शुरुआत है और आगे देखिए काफ़ी कुछ ऐसा होता रहेगा। तो साइबर क्राइम में एआई एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो जो साइबर एक्सपर्ट है, साइबर क्राइम जो जिस तरीके से हैंडल करते हैं, उसमें क्या प्रिकॉशंस देखते हैं, क्या मतलब कैसे रोका जा सकता है इन क्राइम्स को बढ़ने से? देखिए, मैं कहूँगा सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस। अगर हमें अवेयर ही नहीं है हम कि कौन से एआई की क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या क्या नई चीज़ें आ गई, तो हम उसको टैकल भी नहीं कर सकते। तो चाहे हम आम आदमी हो, चाहे कोई साइबर एजेंसी हो, अवेयरनेस सबसे बड़ा की रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आप अवेयर हैं तो आपको पता है हम क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इसको टैकल करने के लिए। बहुत सारी आज साइबर एजेंसीज कुछ महीने से, जैसा मैंने कहा, एआई रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई है, तो वो देख रहे हैं कैसे एआई के अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अलग अलग कंपनी जो एआई के नए नए टूल ला रही हैं, उनसे कैसे हम टैकल कर सकते हैं। इन चीज़ों में मैं कहूँगा सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस की, पता होना चाहिए एआई क्या कर सकता है, और एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए मुझसे टैकल कैसे करें। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर जापान से एक हैरान करने वाली खबर। जापान में लोग मुस्कुराने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। जापान में ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको हम विस्तार से बताते हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से जापान में 3 साल तक लोग मास्क के पीछे चेहरा छिपा कर रहे। अभी पिछले हफ्ते जब जापान सरकार ने कोरोना महामारी से जुड़ी सभी पाबंदियां हटा ली, तो पता चला कि लोग मुस्कुराना ही भूल गए। जापान में कई लोगों को लगता है कि लंबे समय तक मास्क पहनने की वजह से अब उनके चेहरे पर हंसमुख भाव नहीं आ पा रहा, और यही वजह है कि जापान में कई लोग पैसे देकर एक्सपर्ट से मुस्कुराने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जापान टाइम्स के बात करते हुए एक स्माइल ट्रेनर ने बताया कि उनके तमाम लोगों से उन्होंने सुना है कि भले ही वे अपना मास्क हटा सकते हैं, लेकिन अभी भी वे अपने चेहरे का निचला हिस्सा नहीं दिखाना चाहते, और इसकी वजह भी स्माइल ट्रेनर ने बताई। दरअसल कई लोगों में इस बात का डर है कि वे मुस्कुराकर जवाब नहीं दे पाएंगे। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि अगर वे ज्यादा दबाव डालकर मुस्कुराए भी तो चेहरे पर और आंखों के चारों ओर ज्यादा झुर्रियां नजर आने लगती हैं। इससे वे बुजुर्ग जैसे दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि उनका चेहरा लटक गया है, इसलिए वे जबरदस्ती मुस्कुराना नहीं चाहते। ऐसे में अब जापान के लोग कोरोना महामारी के पहले जैसा चेहरा और हाव भाव पाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर पर जा रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर में स्माइल एक्सपर्ट्स मुस्कुराने में मदद करने वाले योगाभ्यास करवाते हैं। लोगों को दांत से काटने के लिए कुछ चीजें भी देते हैं ताकि उनके गाल की मांसपेशियों को ऊपर उठाने में मदद मिले, जिससे वो अच्छे से मुस्कुरा सके। अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा दिल्ली से जुड़ा है। एमसीडी यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने दिल्ली की साफ सफाई और बेहतर उसे बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली में एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को स्मार्ट वॉच दी जाएगी। स्मार्ट वॉच के जरिए साफ सफाई के काम पर माइक्रो लेवल पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी। जीपीएस से लैस ये स्मार्ट वॉच सफाई कर्मियों की लोकेशन और उनके काम के बारे में जानकारी देगी। प्रोजेक्ट के तहत एमसीडी ने 12 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स के लिए 2400 स्मार्ट वॉच लेने की तैयारी की है। हर एक जोन को 200 स्मार्ट वॉच दी जाएगी। इन स्मार्ट वॉच से हर एक सफाई कर्मी का ड्यूटी एरिया तय होगा। उल्लंघन करने पर सिस्टम को अलर्ट मिल जाएगा और इन घड़ियों से तस्वीरें भी ली जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 अप्रैल को हुई मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को अमल में लाने के लिए निर्देश दिए थे। दिल्ली में एमसीडी के पास 50,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं, जो कि लगभग 15,582 किलोमीटर सड़कों पर झाड़ू लगाकर सफाई करते हैं। अभी इन सफाई कर्मचारियों के काम की निगरानी का काम सैनिटेशन इंस्पेक्टर के जरिए किया जाता है। एमसीडी के मुताबिक सफाई कर्मी मार्केट और कमर्शियल इलाकों में दिन में 2 बार झाड़ू लगाते हैं, जबकि 60 फुट से चौड़ी सड़कों पर मशीनों के जरिए सफाई की जाती है। स्मार्ट वॉच से जुड़ा ये पायलट प्रोजेक्ट अगर सफल होता है तो इसे भविष्य में दूसरे वार्ड में भी बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली की सड़कों पर साफ सफाई को बेहतर बनाने के लिए उठाए जा रहे एमसीडी के इस कदम पर हमने दिल्ली के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। सफाई आपके लिए देश की राजधानी में एक मुद्दा है क्या, और अगर मुद्दा है तो जब सफाई कर्मचारियों को इस तरह से स्मार्ट वॉच दी जाएगी उससे फायदा होगा?
ये स्मार्ट वॉच की तो मुझे जानकारी है नहीं मेरे भाई, है ना। लेकिन सफाई के लिए मैं अपने केजरीवाल जी से और अपने मोदी जी से खासा अनुरोध करूंगा कि वो एक ऐसा तरीके का कानून बनाए जो लोग तरीके से ड्यूटी करें। ट्रेन में जाओ, जब सफाई कर्मचारी सफाई कर लेते हैं तो वहाँ में जो पैसेंजर होते हैं उनसे बात कराया जाता है, साइन करवाते हैं उनसे। आप इनसे बात करो सफाई हुआ है कि नहीं ट्रेन में। आप आज देख लो ट्रेन की सफाई, देखो प्लेटफॉर्म की सफाई देख लो। अगर उस आधार पर अगर यहाँ के भी काम करे, अगर यहाँ के जो कर्मचारी है जिसको आप 40,000 रुपये सैलरी देते हैं वो सफाई नहीं करता, कुछ लगा के बैठ जाते, खुद ही वहाँ पे देख लो आप, हर दफ्तर सरकारी दफ्तर में गंदगी देख लो जाके। अगर वहाँ की जनता से पूछा जाए हाँ भाई सफाई है या नहीं है, उसके बाद सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह दिया जाए तब सफाई देख लो, बहुत बढ़िया होगा। आपके सरकारी नौकरी मिलने के बाद एक कुर्सी लेकर कोने में बैठ जाते हो, आप सफाई करते नहीं हो, वेतन पूरे लेते 40,000 रुपये। हमारा भी टैक्स के पैसे भाई साहब, हम भी टैक्स भरते हैं। दोनों का दोष होता है, कर्मचारी का भी जनता का भी। अगर एक बारी कर्मचारी से सफाई करके चला गया, अगर आंधी ना आई, पत्ते ना गिरे, कुछ लोग भुट्टा खाते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं, तो वो सफाई कर्मचारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना बनता, वो तो ड्यूटी पूरी कर रहा है। गंदगी मैं फैला रहा हूँ ना, जनता फैला रही है ना। अरे नहीं यार, ये दोनों टाइम अगर ये कूड़ा साफ हो जाए, देख लो हम ही पब्लिक ने ये कूड़ा फेंका है ना, और अगर दोनों टाइम ये कूड़ा साफ किए जाए, सुबह और शाम यहाँ झाड़ू लगे, तो ये कूड़ा यहाँ दिखेगा क्या? दिखेगा क्या आप बताइए? मतलब सफाई कर्मचारी बात ये धरता है ना। देखो प्रशासन को टाइट होना पड़ेगा और जनता को समझना होगा। हम तुलना तो विदेश से करते हैं सफाई में, थूकने में, वहाँ उचकते हैं। पर हम लोगों की मेंटलिटी सोच अच्छी होनी चाहिए और प्रशासन के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव है उनको भी सुधरना होगा। और जितने कर्मचारी है आपके चैनल के माध्यम उन भाइयों कर्मचारी, देखिए मैं आपको तो कोरोना काल में सफाई कर्मचारी निर्माण विहार दोनों टाइम देते थे, सफाई कर्मचारी गलती वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्पेक्टर राज है, उसमें भी उनको अपने आप को सुधारना पड़ेगा और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। फॉर्मूला कोई सक्सेस नहीं होगा, या ऐसे ही कुछ दिन चलेगा, कोई सक्सेस नहीं होगा। या कोई आजकल तो सबके पास फोन है, आप चाहे तो फोन नंबर पता कर सकते हो। स्मार्ट की जरूरत क्या है? लेकिन आप उनको कानून टाइट करो, ड्यूटी उनको सही करो, उसमें कोई भेदभाव न करे, अपनी ड्यूटी का ध्यान रखे। हर कोई आदमी जिम्मेदारी हो, जिम्मेदारी नहीं लेते। ऑफिस में देख लो, आज ऑफिस में जो सरकारी दफ्तर में पंजिंग लगाने पड़ते, आदमी पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, जाने की भी पंजिंग, आने की पंजिंग लगा रहे कि नहीं सरकार? तो ऐसे कर दे तो बढ़िया है ना, कोई गलत थोड़े। और आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। 40 डिग्री के तापमान में, गर्मी में अगर सेब की खेती की बात की जाए तो आपको विश्वास नहीं होगा ना, हमें भी नहीं। लेकिन ये कारनामा कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सुनील कुशवाहा नाम के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने। विपरीत परिस्थितियों में सुनील ने सेब की खेती कर सबको चौंका दिया। एक खास किस्म के पौधों की रोपाई कर बीते 2 साल से सुनील सेब की फसल उगा रहे हैं। सेब, जिसकी मिठास में ही ठंड का एहसास छिपा होता है, हिमाचल और जम्मू जिसकी पहचान है। लेकिन अब आपको ऐसे सेब भी खाने को मिलेंगे जो 40 डिग्री पार के पारे से मुकाबला करते हुए अपने स्वाद से दिल को गुदगुदा देंगे। ऐसा ही कुछ कमाल करने में जुटे हैं गाजीपुर के रहने वाले सुनील कुशवाहा, जिन्होंने 222 पेड़ों की अपनी नर्सरी से अपनी कमाई करने का इरादा किया है। वैसे तो सुनील कंप्यूटर साइंस में बीटेक हैं, लेकिन उन्हें नौकरी रास नहीं आई, लिहाजा खेती करने उतरे तो इसे कारोबार बनाने की गरज से सेब की खेती करने का फैसला किया। सेब की खेती भी गाजीपुर में करने की ठानी, लिहाजा इसके लिए जानकारी जुटाई और उसके बाद इलाके के कृषि विज्ञान केंद्र की मदद ली। सेब की नई नस्ल हरमन 99 के पौधे रोप दिए। बीते 2 बरस में जहां पहले साल उम्मीद के मुताबिक फसल नहीं मिली, तो वहीं इस बार 45 से 48 डिग्री तापमान वाले इस सीजन में पेड़ पर सेब की बहार आ गई। खास वैरायटियों का इजाद किया गया है और इसमें अहम योगदान एक हिमाचल प्रदेश के बहुत ही बहुचर्चित साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, हरमन शर्मा जी का। हरमन शर्मा जी ने इजाद किया और एक वैरायटी निकाली अपने नाम से ही, हरमन 99, हरमन 99 के नाम से। वो फल, वो पौधा 48 डिग्री के टेम्परेचर में भी बहुत बढ़िया से सर्वाइव कर लेता। और उनको देख के 2 पौधों का और इजाद किया गया, जिसका नाम है डॉर्सेट गोल्डन और एन्ना, या अन्ना कह सकते हैं हिंदी में हम। तीनों वैरायटी हमारे इस प्लाट पे लगे हुए हैं और लगभग हर वैरायटी में फल इस बार आए हुए हैं। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े अधिकारी भी इसे पॉजिटिव पहल बता रहे हैं। उनका मानना है कि इस प्रयोग से इलाके में इसकी खेती की बड़ी संभावनाएं हैं।
डेवलप हुई है जो कि हमारे यहाँ क्षेत्र का हो रहा है, बस उसके अंदर वो कैरेक्टर, उस प्रकार का कलर और उस प्रकार का टेस्ट को हमको देखना है। हमारे यहाँ की मिट्टी तो मतलब कि नॉर्मल सॉइल है, लेकिन हमारे यहाँ की मिट्टी मतलब कि यदि पीएच यदि 7.5 से नीचे है तब हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इसकी खेती के लिए लोमी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो हमारे यहाँ की मिट्टी तो लोमी है, हमारे यहाँ लोमी मिट्टी, लेकिन बस पीएच देखना है प्लस टेम्परेचर देखना है। यदि 5.5 से 6.5 पीएच है तो हमारे यहाँ की मतलब क्षेत्र में भी उसकी खेती, और टेम्परेचर यदि उसको मेंटेन किया जाए तो टेम्परेचर के हिसाब से हमारे यहाँ भी उसकी खेती लार्ज स्केल में की जा सकती है। सुनील का ये प्रयोग लोगों को भी खासा रास आ रहा है। दूर दूर से लोग सेब की इस खेती की तकनीक को समझने आ रहे हैं, साथ ही सेब की फसल देखने भी। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों की वजह से देश का बिजनेस इकोसिस्टम लगातार बेहतर हो रहा है और इसका बड़ा फायदा महिलाओं को भी मिल रहा है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर की 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाएं खुद का बिजनेस शुरू करने के मामले में काफी आगे निकल गई हैं। इस मामले में दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी वाले देशों में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। आबादी में लगभग बराबरी पर खड़े चीन के मुकाबले भारत में अपना बिजनेस शुरू करने वाली महिलाओं की तादाद दुगुने से भी ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के नए उद्यमियों में महिलाओं की हिस्सेदारी जहां 11% तक है, वहीं चीन में ये आंकड़ा सिर्फ 5% है। इसके अलावा अमेरिका के उद्यमियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 18%, जर्मनी में 7% और जापान में सिर्फ 3.6% है। रिपोर्ट के मुताबिक नया बिजनेस शुरू करने के लिए बेहतर देशों में भी यूएई, सऊदी अरब, ताइवान के बाद भारत चौथे नंबर पर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल 5 करोड़ 85 लाख उद्यमियों में 80 लाख महिलाएं हैं, जो कि 14% हिस्सेदारी के बराबर है। भारत में 20% एमएसएमई इंडस्ट्रीज की मालिक महिलाएं हैं और देश में करीब 23% लोगों को यही कंपनियां रोजगार दे रही हैं। अनुमान है कि साल 2030 तक महिलाओं के मालिकाना हक वाली 3 करोड़ से ज्यादा नई कंपनियों में 15 से 17 करोड़ तक रोजगार के अवसर बनेंगे। पिछले साल केंद्र सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए हर स्टार्ट नाम से एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म शुरू किया था। इस प्लेटफॉर्म के जरिए महिलाओं को स्टार्टअप के लिए 1 साल तक हर महीने 20,000 तक की आर्थिक मदद दी जाती है। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ आज फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।